हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लास्ट जो कि थ्योरी का टॉपिक है फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड, उस पर इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। और ये टॉपिक बेसिकली जो आज का होगा वो होगा फ्रिक्शन से रिलेटेड। आप लोगों ने सुना ही होगा कि फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग गौर करें ना, फ्रिक्शन हमारी अपनी रोजाना की रूटीन के अंदर एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन हमने कभी एज अ ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं किया। चलिए इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर बहुत मजे की बातें होने वाली हैं और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और डेली रूटीन के अंदर हम कहां देख रहे होते हैं फ्रैक्शन को, उस पर भी बात करेंगे। फिर साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूंगा कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के जो है फायदे क्या हो सकते हैं, और फ्रिक्शन रिड्यूस अगर ना किया जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, और ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ मैंने पहले से मवाद लिख लिया है, उसका मकसद ये है कि हमारा टाइम बचे और हम अपने टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को सही मायनों में, सही अंदाज में और मुकम्मली अच्छे से समझ सकें। चलिए डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ a body, it is the property by virtue of which a body, ठीक है, by virtue of which a body sliding on a rough surface। देखिए ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी भी बॉडी के अंदर, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो वो एग्जिस्ट कहां पे करता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हमें समझ में आएगा। यहां कहा गया है कि हम फ्रिक्शन को कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन उन्होंने बताई, बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ रफ सरफेस। अगर कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे स्लाइड करेगी, अगर कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे स्लाइड करेगी तो क्या होगा? एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी एक फोर्स को, ठीक है, इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दो बॉडीज लेते हैं, दो वुड के पीस लेते हैं, दो लकड़ियों के पीस लेते हैं और उन दोनों को इन कांटेक्ट रखते हुए, ठीक है, इन कांटेक्ट रखते हुए दोनों को अपोजिटली एक दूसरे के ऊपर अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा? अब ये क्योंकि लकड़ी के जो पीसेस हमने उठाए ये कि स्मूथ सरफेस है, तो यहां पर फ्रिक्शन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल रफ किसी लकड़ी को उठाते हैं, ठीक है, और एक स्मूथ लकड़ी लेते हैं, अगर दोनों को इन कांटेक्ट जब आप रगड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो हीट अप हो जाएंगी। और इसी तरह हम सर्दियों के मौसम में बाज़ औक़ात अपने हाथ जो है वो एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, उसकी वजह ये कि हम हीट प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, ताकि जो है एटमॉस्फेरिकली, क्योंकि हम सर्दी ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं और अब गर्मी को इजीली हम इटसेल्फ जो पैदा कर सकते हैं वो इस बुनियाद पर कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे हाथ गर्म रहते हैं, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हम खुशगवार महसूस करते हैं। तो आपने ये देखा कि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन का कितना बड़ा काम है। इसी तरह अगर हम रोड पर मौजूद कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम ड्राइव पर निकले हुए हैं तो आपने कई जगहों पर देखा होगा आपको स्मूथ रोड नहीं मिलते, रफ सरफेसेस, रफ रोड बहुत मिलते हैं। तो वहां पर टाइम टेकिंग होता है, आप बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपको अपने गोल को मीट करने के लिए, यानी जहां आप जाना चाहते हैं उसमें आपको उस थ्रू आउट द रफ सरफेस आपको गुजरने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक फोर्स अपोजिटली एक्ट कर रही होती है जो आपकी व्हीकल, आपकी ऑटोमोबाइल को डैमेज भी करती है, और साथ साथ आप इस रफ सरफेस पे एक बेजारियत महसूस कर रहे होते हैं। तो उसकी सबकी वजह यही होती है कि जो बॉडी इन कांटेक्ट टू द रोड है, उसके जो व्हील हैं गाड़ी के, वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स अपोजिटली एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जिस फोर्स को हम नाम दे रहे होते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली कई एग्जांपल्स को लेकर आप लोगों को फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने की मुकम्मल कोशिश की और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी बॉडी जो मोशन की हालत में हो, अगर वो किसी ऐसे सरफेस पर होगी जो कि इर्रेगुलर या रफ सरफेस होगा, तो इस रफ सरफेस पर उसे अपनी मोशन को स्पीड अप या एक मैक्सिमम लेवल पर ले जाने में इसलिए मुश्किलात पेश आ रही होंगी, क्योंकि इनके दरमियान अगर कोई चीज है तो वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स का नाम ही है जो अपोजिटली एक्ट करती है आपकी मोशन ऑफ बॉडीज पर, ठीक है। चलिए, दिस अपोजिंग फोर्स बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो दो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं इनके दरमियान अपोजिटली एक्ट कर रही होती है, ये फोर्स जो है अपोजिटली लग रही होती है, ठीक है, उसी को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाएंगे? मानकर चलते हैं कि
जो दो बॉडीज हैं, ठीक है, अगर एक गाड़ी है जिसके इंजन की फोर्स और जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट है, एक कार जो कि इस डायरेक्शन पर मूव कर रही है, और रफ सरफेस होने की वजह से जो फोर्स इस मोशन ऑफ कार के अपोजिटली एक्ट करेगी, ठीक है, उसको आप फ्रिक्शन का नाम दोगे और इसे आप आर यानी रिएक्शन का नाम दोगे। तो आप ये देखोगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। रफ सरफेस पर चाहे आप इंजन की कितनी ही फोर्स क्यों ना लगाएं, आप क्यों ही ना चाहें, इंजन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी अचीवमेंट यानी हम जल्दी पहुंच पाएं, तो उससे रगड़ भी ज्यादा से ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि जिस सरफेस पर आप मोशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है। सरफेस का इर्रेगुलर होना जरूरी है। किसी भी दो कॉन्टैक्ट जो दो कॉन्टैक्ट बॉडीज हुई हुई आपस में, उनके दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा अगर देखना चाहते हो तो यह ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस तब होता है जब इनमें से कोई एक सरफेस जो है वो इर्रेगुलर या फिर रफ सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, उसे मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल टू और उसके साथ कांस्टेंट आ जाएगा, और यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं ये म्यू कहलाता है, और म्यू को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये फ्रिक्शन और रिएक्शन इनके अपने यूनिट्स क्या होंगे, फ्रिक्शन हो या रिएक्शन हो, दोनों टाइप ऑफ फोर्स ही हैं एग्जैक्टली, तो दोनों को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। लेकिन अगर यूनिट की बात करो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट की बात करो, जिसे हम म्यू कह रहे हैं, जो कि कांस्टेंट के तौर पे यहां पर यूज हो रहा है, उसके यूनिट को निकालने के लिए एग्जैक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अलग कर दो म्यू को, और वहां से आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन हो गया, ऊपर फोर्स का यूनिट भी न्यूटन, नीचे रिएक्शन का यूनिट भी न्यूटन, जिससे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है। तो याद रखिएगा, जहां पर सिमिलर क्वांटिटीज का हम रेशो ले रहे होते हैं तो इनके दरमियान या उस क्वांटिटी का अपना कोई यूनिट नहीं आ पाता, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या है और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी क्या हैं। चलिए, फ्रिक्शन पे कुछ एक आध एग्जांपल्स के तौर पे मैंने एडवांटेज लिखे हैं, इसके अलावा कई मुफीद एडवांटेज भी हैं और कई मुफीद डिसएडवांटेज भी हैं इसके। तो लेकिन क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज और रिडक्शन पे, रिड्यूस पे भी हम बात करेंगे, तो इतना कंटेंट आपके लिए इनफ रहेगा। अच्छा, इट इज बिकम डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड ड्यू टू लो फ्रिक्शन। अगर एक स्लिपरी रोड है, ठीक है, और अगर आप उस पर वॉक कर रहे हैं तो ये तभी मुमकिन है, आप वॉक तभी कर पाओगे जब वहां पर रफ सरफेस होगा। यानी अगर रफ सरफेस है जहां पर आपके पैर जो हैं उसके साथ इन कांटेक्ट है रोड के साथ, तो वो तभी जो है ये समझ लें कि तो तभी वो ग्रिप अच्छी बन पाती है जब जो सरफेस होता है उसमें वो सरफेस रफ हो, ठीक है। अगर वो सरफेस स्लिपरी होगा तो आप स्लिप हो जाओगे, और स्लिप होने की वजह जो होती है क्योंकि वहां लो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन अब यहां पर आपको एडवांटेज दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन का होना आपको एडवांटेज देता है। जब रोड स्लिपरी होता है वहां फ्रिक्शन बिल्कुल लो होने की वजह से आप वहां पर मतलब वॉक नहीं कर पाते हो इजीली, ठीक है, और मोशन परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल होता है। सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है, वी कैन नॉट, मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर ही एडवांटेज निकाले जाएं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। वी कैन नॉट फिक्स नेल इन द वुड और वॉल ऑफ देयर इज नो फ्रिक्शन। आपको पता है, अगर हम कील अगर लगाते हैं किसी लकड़ी, किसी वुड के साथ, या अगर किसी दीवार पर अगर हम कील ठोकते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही कील अपनी जगह बना पाती है, वो वॉल या वुड जो है वो उस ग्रिप में होल्ड कर जाती है, यानी अच्छे से टाइट हो पाती है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन है। अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होगा तो एग्जैक्टली आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस कील को अपनी जगह पर रोकना, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट प्रोड्यूस हीट। अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर हमें पता है एग्जैक्टली, हम कमर्शियली जब चीजों को ज्यादा यील्ड करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं ऑन लार्ज स्केल, तो वहां जो मशीनरीज इस्तेमाल हो रही होती हैं वहां फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीट जो कि जाया हो रही होती है, तो ये आपके डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। इस हीट को एज अ सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर एक इंजन या मशीन जो कि परफेक्ट इंजन का काम करे, जो कि इंतहाई मुश्किल है। आप चाहे कितना ही अच्छा इनपुट क्यों ना दो,
क्योंकि लॉसेस ऑफ हीट की आने की वजह से वो इंजन इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे हो गया कि मशीनरीज के अंदर फ्रिक्शन की वजह से ही हीट का लॉस होता है, तो ये डिसएडवांटेज है, वहां पर हीट आपकी जाया हो रही है। अच्छा, दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? नॉइज इज आल्सो प्रोड्यूसेस इन मशीन। मशीन में जो नॉइज या शोर जो शोर साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है मशीन के अंदर वो भी याद रखिएगा फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट अपने इस टॉपिक पर के जो है हाउ टू रिड्यूस, ठीक है, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कितने वेज हो सकते हैं? मशीनरीज की अगर बात करो, वहां पर फ्रिक्शन की वजह से हीट का लॉस हो रहा था, वहां फ्रिक्शन की वजह से आपने ये देखा कि जो है वो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। अगर आप लिब्रिकेंट ऑयल्स यानी ऐसे ऑयल्स यूज करो जो कि लिब्रिकेंट्स कहलाते हैं, तो उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है मशीन की और फ्रिक्शन कम से कम होता है। तो आप फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करवा सकते हो यूज ऑफ लिब्रिकेंट्स के एतबार से ये करवा सकते हो। तो इसमें लिख दो, ये एक यूज आ गया हमारे पास, यूज ऑफ लिब्रिकेंट्स। ठीक है, यूज ऑफ लिब्रिकेंट्स इन मशीन्स। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड यूज क्या हो सकता है? ग्रीस। हम ग्रीस यूज करते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, और ग्रीस का पर्पस भी एक ही होता है कि यूज ऑफ ग्रीस जो होता है वो भी आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है, यूज ऑफ ग्रीस। अच्छा, और इसके अलावा और मजीद क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स यानी जो रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा सकें, ऐसे मजीद और हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? इसके अलावा हम बेयरिंग बॉल यूज करते हैं। अगर आप लोगों को आइडिया हो कि जो भी व्हील होते हैं ऐसी, जैसे अगर हम ऑटो व्हीकल्स की बात करें तो उसके व्हील, उसके सेंटर में जो एक्सेल होता है, और इस एक्सेल और उस व्हील की जो व्हील को ज्यादा बेहतरली, ज्यादा अच्छे से घुमा सकता है व्हील, उसी एक्सेल के अंदर ज्यादा बेहतर अंदाज में या मैक्सिमम लेवल पर रिलायबिलिटी दिखाता है, तो उसकी वजह ये कि वहां पर आप बॉल बियरिंग का यूज कर रहे हो। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, अगर आप में से कोई किसी एक का भी एक्सपीरियंस रहा हो बाइक चलाने का या कोई चलाता हो, तो उन्होंने देखा होगा कि जब हमारा व्हील थ्रू का मसला आ जाता है बाज़ औक़ात, या हमने इस बात को भी फील किया होगा कि एक साउंड, नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, व्हील से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, अजीब व गरीब टाइप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह भी होती है जब हम मैकेनिक के पास अपनी बाइक को ले जाते हैं, और तो वो यही रीज़न दे रहा होता है कि यार यहाँ पर आपके बॉल बेयरिंग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं या वो डैमेज हो चुके हैं, इस काबिल नहीं है, तो आप उसे चेंज कराओ। तो बॉल बेयरिंग, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है वो भी मैंने बता दिया। तो ये भी आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग। ठीक है, चलिए अब हमने अपने इस टॉपिक के अंदर फ्रिक्शन को लेकर काफी डिटेल में डिस्कशन किया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है हमारी डेली रूटीन के अंदर भी, और कहीं पर इसके एडवांटेज भी हैं, कहीं पर इसके डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस किए। और साथ साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि अगर फ्रिक्शन आपको आप पे इस तरह से असरअंदाज हो रहा है कि वो डिसएडवांटेज के तौर पे यूज हो रहा है, तो एग्जैक्टली आप चाहोगे उसे रिड्यूस कराना। अब हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? So you have 3 ways and a lot of another examples from which you can reduce friction. ठीक है, चलिए हम अपने इस सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस चैप्टर यानी फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज बेटा।